तो केमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो पहला लॉ लिखिएगा बेटा, ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, हाँ पहले स्पेलिंग लिख लीजिए फिर प्रोनाउंस करके बताता हूं। हाँ, ऑन्तोन लवासिए। ओके, 1789 में इन्होंने इस लॉ को दिया था और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ना तो आप मैटर को बना सकते हैं ना आप उसे खत्म कर सकते हैं। आप उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, एटम जहां लगे हैं वो इधर उधर हो सकते हैं, बट हाँ, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और स्पेशली कई बार हम एक चीज ये लिख देते हैं कि इसको वैसे समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सी चीज बताऊं। मान लीजिए आपके पास एक मिक्सर है, ठीक है, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, 1 kg मैंगो ले लीजिए, चलिए ठीक है, और 1 kg मिल्क ले लीजिए। समझ में आ रहा है क्या बना रहे? ओके, और इसमें हम जो है 0.2 kg ये हम ले लेते हैं शुगर। ओके, और इन सब को हम इस मिक्सचर के अंदर डाल के चला देते हैं और हमारा बन जाएगा मैंगो शेक। फाइन। आप में से कोई मुझे बताएगा कि इस मैंगो शेक का टोटल मास क्या होगा? मिक्सी के अंदर आपने डालनी है 1 kg और 0.2 kg और उसको चला देना, मैंगो शेक तैयार हो गया। बिल्कुल सही बात है आपकी। आपका जो टोटल मास होगा वो इसका सम हो जाएगा 2.2 kg। ठीक है, हाँ, कंडीशन ये है कि आपकी मिक्सी खुलनी नहीं चाहिए, उसमें से कुछ बाहर नहीं गिरना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो 2.2 kg आपके पास मास हो जाए। बस यही कॉन्सेप्ट है किसका? कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो अब केमिस्ट्री में तो हम रिएक्शन के फॉर्म में देखेंगे, तो रिएक्शन के फॉर्म में कैसे आएगा? ठीक है, तो देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, ऐसी कॉमन रिएक्शन ले रहा हूं जो आपने बिल्कुल पहले पढ़ी हुई है, अभी याद भी होगी 10th से। तो CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 ये आपको देगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें आपने पढ़ी थी कि बैलेंस करना होता है, एटम बैलेंस करने होते हैं, वो भी मास कंजर्वेशन ही की वजह से किया था। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये कैल्शियम को देखिए, कैल्शियम एक है लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, एक चीज और याद कर लेते हैं भाई, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे हम रिएक्टेंट्स क्या करते थे, और जो राइट हैंड साइड में था उसे हम प्रोडक्ट्स कहते थे। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर CaOH होल ट्वाइस CO2 के साथ रिएक्ट करके CaCO3 और H2O आपको दे रहा है। अब अगर मैं आपसे बात करूं भाई कैल्शियम, चलिए मैं यहां पे आपको मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास दोनों एक ही चीज होती है, ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही है, फिजिक्स में अलग होता है। ठीक है, तो यहां पर कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 और कार्बन 12। ओके, ये इनके मॉलिक्यूलर मास हैं। अब अगर आप देखेंगे तो CaOH होल ट्वाइस, इसको आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 40 प्लस 16 प्लस 1 इंटू 2। ओके, और प्लस यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 16, तो ये आपका 74U आया और ये आपका 44U आया। ठीक है, ये एटॉमिक मास यूनिट में अभी हम बात कर रहे हैं, आगे इसको समझाऊंगा डिटेल में, बट ये आपको पता, आप ग्राम में भी ले सकते हैं। ठीक, ओके। अब आगे अगर आप बात करें CaCO3,
तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, ये कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हो गया। और इधर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 60। ठीक है, तो ये कितना आ गया? हाँ, ये 100 आ गया और ये 18 आ गया यूनिट। ठीक है, तो अगर आप टोटल देखें तो 118 यूनिट रिएक्टेंट था और 118 यूनिट ही आपके पास प्रोडक्ट बने। तो वही चीज थी कि हमने एक एक किलो अलग करके डाला था, तो 2.2 kg हमें मिल्क शेक मिल गया। प्रोडक्ट था वो हमारा। रिएक्टेंट कौन कौन थे? शुगर थी, मैंगो था और मिल्क था। अब जब केमिकल रिएक्शन की बात होती है तब भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो अगर आप चीजों को कॉमन सेंस से समझेंगे, हाँ बिल्कुल मुश्किल नहीं, जब हम उसे रटने की कोशिश करेंगे टेढ़ा मेढ़ा समझ, अरे ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल समझ के चीजों को, हाँ उनको समझ लेंगे तो वो कभी आप भूलेंगे भी नहीं। तो सिंपल वे में हम इसे क्या कह सकते हैं बेटा? हम इसे कह सकते हैं कि देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। फाइन। हाँ, फिजिकल में भी होता है, फिजिकल रिएक्शन में भी कोई मास में चेंज नहीं आएगा, या दूसरे वर्ड्स में मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बिल्कुल इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये एक आसान सा लॉ था। लॉ सारे आसान है वैसे अगर समझ में आ जाएगा। सेकंड है, लिखिएगा, लॉ ऑफ डेफिनिट proportions। लॉ ऑफ डेफिनिट proportions। और इन्हें इसे भी फ्रेंच साइंटिस्ट थे हमारे, नाम था जोसेफ प्रूस्ट। जोसेफ प्रूस्ट। ओके, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भाई कि अगर हम कोई भी कंपाउंड लें, कोई भी कंपाउंड लें, तो उसमें अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो उनका जो रेशियो होगा, वेट का रेशियो जो आएगा वो सेम रहेगा, चाहे आप उस कंपाउंड को कहीं से भी ले लें। ठीक, पहले लैंग्वेज में लिखिए फिर बताता हूं। लिखिएगा, अ गिवन कंपाउंड, अ गिवन कंपाउंड always contains exactly the same proportion of elements। हाँ देखिए, a given compound always contains exactly the same proportions of elements by weight। और ब्रैकेट में चाहे तो क्लैरिटी के लिए लिख लीजिए, irrespective of सोर्स। कहां से आया इससे फर्क नहीं पड़ता। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, अगर आप वाटर लेते हैं बेटा, H2O, ठीक है, चाहे मेरे घर का वाटर हो चाहे आपके घर का वाटर हो, होना प्योर चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ मिलाना मिलाना नहीं है। तो ये आप ऐसे भी कह सकते हैं, H2O चाहे आपका वेल से आ रहा हो, चाहे आपका रिवर से आ रहा हो, फाइन, चाहे आपका किसी लेक से आ रहा हो, चाहे आपने इसे लैब में बनाया हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है या वेट का रेशियो है, वो कितना आएगा बेटा? हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन 60। ठीक है, तो ये आपका हमेशा 1:8 के रेशियो में ही रहेगा। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन
बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, H2O की जब हम बात कर रहे हैं, हम इसे कहीं से भी ले लें, ये हमेशा 1:8 के रेशियो में ही रहेगा। ये कहा किन्होंने? जोसेफ प्रूस्ट ने। फाइन। हाँ, आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। जैसे एक और की बात कर ले, देखिएगा एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ये हमने ले लिया क्यूप्रिक कार्बोनेट। फाइन। अब यहां पे मैं वैल्यू अभी आपको पता नहीं है कैसे निकालना, बट अभी इस चैप्टर के खत्म होने तक आपको वो भी आ जाएगा। तो अगर आप कोई नेचुरल सैंपल लेते हैं तो उसमें परसेंटेज कॉपर, परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज ऑक्सीजन, परसेंटेज जानते हैं ना 100 पे, तो उस पे अगर आप देखें तो ये आपका 51.35 होगा, कार्बन आपका 9.74% होगा और ऑक्सीजन आपका अप्रॉक्सीमेटली 38.91% होगा। ठीक है, ये अगर आपने नेचुरल सैंपल लिया तो। अब मान लीजिए आपने इसको कहीं बनाया, सिंथेटिक किसी रिएक्शन वगैरह से बन के आया है, सिंथेटिक सैंपल कहा जाएगा उसको। ठीक है, लैब में आपने बना दिया इसे, तो ये जो आपका आएगा इसमें भी आपका जो कॉपर होगा वो 51.35%, कार्बन जो होगा वो 9.74% और ऑक्सीजन जो होगा वो 38.91% ही रहेगा। इसमें कोई फर्क नहीं होगा कि आपने उसे नेचर से आपको वो मिला है या आपने उसे लैब में बनाया है। ठीक है। हाँ, एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक एग्जाम्पल और बेटा, जैसे आप CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन। आप सबको पता है जब आप कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे कितना आएगा, ये आपका कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 16 इंटू 2 दैट इज 32 है, और ये आपका कैंसिल कितना हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, तो 3:8 आ गया। फाइन। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, वेट रेशियो जो है वो 3:8 का है। ठीक। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मिल जाए, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मिल जाए, ठीक है, या बर्निंग ऑफ कोल से मिल जाए, फाइन, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से मिल जाए, कहीं से भी मिले, CO2 अगर आपको मिल रही है तो उसमें C और O का रेशियो हमेशा कितना होगा बेटा, 3:8। ये आपका कॉन्सेप्ट बना। ठीक है, तो ये आपका दूसरा लॉ हो गया। और नेक्स्ट लॉ जब हम देखेंगे, थर्ड लॉ जो हमारे पास आता है वो है, लिख लीजिएगा इसे भी, लॉ ऑफ multiple proportions, law of multiple proportions। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है भाई, तो पहले ये देख लें कि भाई ये दिया किसने था, तो ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे हमारे जॉन डाल्टन, डाल्टन साहब थे, 1803 में इन्होंने ये दिया था। तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री का भी आइडिया रहना चाहिए। ओके, तो अब जब आप बात करेंगे इसकी, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बड़ी बढ़िया सी बात कही, इन्होंने कहा इफ टू एलिमेंट्स, पहले नोट कर लीजिए फिर समझाता हूं, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। हाँ, ये बात समझ में आई कैसे, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, ऐसे आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के देखे हैं, N2O भी बनता है, NO भी बनता है, अभी देखेंगे उसको आगे। ठीक है, तो इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine
that combine with a fixed mass with a fixed mass of other element are in the ratio of whole number. नोट कीजिए, समझा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो इसका बेटा एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास कार्बन है। आप सबको पता है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगी, CO, और कार्बन आपकी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 भी बनाती है। इस पे डिटेल में आगे और बात करेंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए, ये आपको रिएक्शन जो है पूरी समझ में आ रही है। बैलेंस रिएक्शन मैंने लिखी हुई है आपकी, फाइन। अब अगर आप यहां पे देखें तो बेटा कार्बन आपका यहाँ पे 12 ग्राम है। फर्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन है, ठीक है। और O2 कितना हो गया, O2 इज 32 और उसका कितना है, हाफ। तो ये आपका 16 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, सेकंड वाले में देखिए 12 ग्राम कार्बन है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 32 ग्राम के साथ, फाइन। तो अब समझिएगा, अगर मैंने कार्बन का सेम अमाउंट ले लिया तो 12 ग्राम कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है वो रेशियो क्या है, 16 ग्राम इज टू 32 ग्राम। और इसको आप देखेंगे ये आपका आएगा 1:2। इस तरह से रेशियो आया, ठीक है, होल नंबर में रेशियो आ गया इनका, फाइन। अच्छा, एक और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन की, ये भी बड़ा सिंपल सा, हर बुक में एग्जांपल दिया होगा आपको। H2 प्लस हाफ O2, ये एग्जांपल 2 हो गया। H2 प्लस हाफ O2, ये आपको दे रहा है H2O, फाइन। बिल्कुल इसी तरह से H2 प्लस O2, ये आपको दे रहा है H2O2, फाइन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो एक वाटर मिल रहा है आपको और एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिल रहा है। अब अगर आप देखें तो यहां पर फर्स्ट रिएक्शन में 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, O2 32 है, 32 का हाफ करेंगे तो 16 ग्राम के साथ, बिल्कुल ऊपर की तरह रिएक्शन आ रही है। यहां पे हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ये कितने के साथ रिएक्ट कर रही है, 32 ग्राम के साथ। समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके दो कंपाउंड बना रही है। और यहां पर अगर आप 2 ग्राम हाइड्रोजन फिक्स कर देंगे तो आप देखेंगे आपके ऑक्सीजन का रेशियो फर्स्ट और सेकंड में किस रेशियो में है, 16 ग्राम इज टू 32 ग्राम। ये रेशियो भी आपका क्या आ गया बेटा, 1:2, फाइन। तो एक एग्जांपल और देख रहे हैं बेटा, यहां पर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, ठीक है। अब हम कई सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, आपको पता है किसको मिलके बनेंगे, ये आपके बनेंगे नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड में आप चाहें तो एक दो भी ले सकते हैं, मैं आपको एक साथ सबका करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए हम पहले बनाएंगे N2O, ऑर्डर से जैसे बनती है वैसे ही बता रहा हूं। फिर सेकंड हम बनाएंगे NO, ठीक है। फिर हम थर्ड बनाएंगे N2O3, फिर फोर्थ हम बनाएंगे N2O4, फिर फिफ्थ हम बनाएंगे N2O5। देखिए वैसे तो सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 1। अगर आप ऑक्सीजन को सेम करेंगे तो इसको आप क्या लिखेंगे बेटा, N2O4 ऐसे लिख दोगे ना, तभी तो नाइट्रोजन सब में सेम आएगी। ये समझ में आ रहा है। तो
अगर आप N2 को सेम कर रहे हैं तो रेशियो O का क्या चल रहा है, 1:2:3:4:5, यही बात कही थी लॉ ने। बट अगर हम इसको ग्राम में देखें, जो लॉ ने कहा है, उसने क्या कहा, उसने कहा भाई 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट की 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। ये बात समझ में आई? NO जब बनी तो 14 ग्राम, N14 होता है, ये N14 होता है, ठीक है। तो 14 ग्राम 16 ग्राम के साथ रिएक्ट की। या अगर आपको मास को बराबर करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मेरे पास 28 ग्राम रिएक्ट करती तो कितने के साथ करती, 32 ग्राम के साथ। फाइन। अच्छा अब देखिए थर्ड वाले केस में क्या होता, थर्ड वाले केस में 28 ग्राम N2O3 बन रहा है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट की, 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह से N2O4 में 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट की, हाँ जी, 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। और यहां पर लास्ट में N2O5 में 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट की 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, यहां पे सब ये 28 ग्राम है, रेड वाले को लेना है। तो अब अगर आप ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन आपकी 1:2:3:4:5 रेशियो में हो गई। मैंने आपको 5 के लिए दिखाया। अब क्या होगा, इस लॉ को प्रूव करने के लिए आपके मान लीजिए स्कूल में आ गया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो आपको ऐसे दे सकते हैं, N2O एंड N2O3, इसमें बता दीजिए ये लॉ सेटिस्फाई इसको करता है कि नहीं करता, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑक्सीजन। समझ में आया, N2O में ये हो रहा है। और यहां पे क्या हो जाएगा, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन two compounds is 1:3. नेक्स्ट लॉ है ओके गैलियोसेक्स लॉ। गैलियोसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब हो सकता है आपको नाम से ये ना पता हो, लेकिन ये आपने वैसे यूज किया हो इसे, ठीक है। ये भी भाई फ्रेंच साइंटिस्ट थे, बोलबाला था इनका उस समय, तो सारी रिसर्च यही होती थी। इनफैक्ट कहना चाहिए कि रिकॉर्ड इनके पास है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बेटा इन्हीं लोगों ने रिसर्च की बाकी किसी ने नहीं की, बट रिकॉर्ड में इनके नाम है। हाँ, तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, गैल्यूसेक। ओके, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा व्हेन गैस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड, when gas combine or are produced in chemical reaction, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई गैस कंबाइन करेगी या प्रोड्यूस होगी, ओके, they do so in a simple ratio by volume। ओके, यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडेड all gases are at same temperature and pressure। ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो अलग अलग प्रेशर या टेम्परेचर वाली कहानी बिल्कुल अलग होती है। आप एक किसी कंटेनर में रिएक्शन करा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर जनरली क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट हाँ, कहीं पे आप ये कह सकते हैं कि एक गैस 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दूसरी जो है वो 20 डिग्री पे है, तो वो वाली केस अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। फाइन। तो अब बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं,
एक ऐसी रिएक्शन फिर से ले रहा हूं जो आपने पहले पढ़ी हुई है। जैसे आपने पढ़ा था कि हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अगर मिक्स किया तो क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिक्स किया तो क्या बनेगा? H2O। ओके, H2O, और ये गैसियस फॉर्म में बना। ठीक है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको इसे पहले बैलेंस करना होगा, तभी ये वॉल्यूम वाला लॉ लगा पाएंगे। तो यहां पे आप कहेंगे 2H2O प्लस O2 गिव्स यू 2H2O। बैलेंसिंग आपने क्लास 10th में सीखी है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल आपने सीखी है, अभी भी हिट एंड ट्रायल यूज कीजिए। बाद में आगे जब रिडॉक्स पढ़ेंगे तब आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा। ठीक है, हाँ, वहां पे कैसे बैलेंसिंग होती है वो आगे सीखेंगे, अभी हिट एंड ट्रायल चलेगा जैसे 10th तक करते हैं। और सिंपल, इसीलिए सिंपल इक्वेशंस ले रहा हूं। तो अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है आपके पास, तो आप सिंपली क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई अगर हम 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन ले लें और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन ले लें, या 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन अगर 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो 2 वॉल्यूम H2O वेपर फेज या गैसियस स्टेट में आपको प्रोवाइड करेगी। ध्यान रखिएगा, गैसेस के लिए है। ओके, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल दूं, मैंने आपसे कहा 200 ml हाइड्रोजन गैस है, 200 ml हाइड्रोजन गैस है, तो ये कितनी ऑक्सीजन के साथ? ये 2 वॉल्यूम है, तो 1 वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा? 100 ml। बात समझ में आ रही है? ओके, और ये कितनी वाटर वेपर बनाएगा? ये बनाएगा बेटा 200 ml। समझ में आया? तो एक एग्जांपल लिखिएगा, कंबशन ऑफ एसिटिलीन। ठीक है, अगर आपको याद ना हो, वैसे तो 10th में पढ़ा था आपने, यह है C2H2। ठीक है, ये 40 ml आपके पास थी। आपको मुझे बताना है हाउ मच O2 इज रिक्वायर्ड, फाइन। और नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे हाउ मच CO2 इज फॉर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना कैसे? अब कंबशन अगर आपको याद हो तो कंबशन क्या होता था? ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन कराते थे। तो भाई C2H2 आपने लिया और साथ में आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई। अब आपको पता है जब कंबशन होता था किसी भी हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन होता है ना जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, पढ़ा था ये 10th में, तो उसमें आपके पास एक तो CO2 बनती है, ठीक है ना, CO2 बनती है, और साथ में क्या बनता था? वाटर बनता था भाई, तो H2O ये हमने बना दिया। क्लियर है? अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप इसको पहले बैलेंस कीजिए, आंख बंद करके मत लिखिएगा। तो अब अगर आप देखेंगे बेटा बैलेंस करके ये इक्वेशन आपकी बन जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे इधर आपके 4 कार्बन हो गए, यहाँ पे 4 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं? 10 हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 इधर और 2 इधर, 10 इधर भी हो गए। ठीक है, चलिए, और हाइड्रोजन भी देख लीजिए, 4 हाइड्रोजन इधर हैं, 4 दूसरी साइड है। तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब अगर आप देखेंगे तो आप क्या कहेंगे वॉल्यूम के टर्म्स में? भाई 2 वॉल्यूम एसिटिलीन जो है मेरी, वो कितने के साथ रिएक्ट करेगी? 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ रहा है? और प्रोड्यूस क्या करेगी? 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आप इसे क्या कर सकते हैं? आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं चाहे तो, यूनिटरी मेथड, सिंपल है, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1 वॉल्यूम कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 5/2 वॉल्यूम के साथ।
बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज बता रहा हूं, इसमें किसी को कोई मुश्किल नहीं आएगी बेटा। पूरा मोल कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलेगा, आगे जो पढ़ेंगे आप। 1 वॉल्यूम 5/2 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा भाई, 2 5 के साथ रिएक्ट कर रहा था तो एक 5/2 के साथ। ओके, आगे बढ़िए। ये 2 वॉल्यूम के साथ, किसी को डाउट तो नहीं? अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा था भाई, आपको क्या दिया हुआ था? दिया कुछ भी जा सकता, ऑक्सीजन भी दे सकते थे, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है वो सारी चीजें बाद में सिखाऊंगा। अभी जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये दिया था 40 ml। तो अगर 40 ml 1 वॉल्यूम है तो 5/2 वॉल्यूम कितना हो जाएगा? भाई आप क्या कर रहे हो, पूरी चीज को 40 ml से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये आ गया आपका आंसर, कितना आया? बिल्कुल सही बात आपकी, ये आपका 100 ml आ गया, है ना। अच्छा, अब देखिए ये 2 वॉल्यूम कितना हो गया, 2 इंटू 40 ml, तो भाई ये आपका 80 ml बन गया। यही तो पूछा था क्वेश्चन में। तो इतने आसान क्वेश्चन आपको होते। हाँ, यहां पर एक चीज का ध्यान रखिए कि इक्वेशन आपको बैलेंस चाहिए, तभी। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल भी आपका किया हुआ है। जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों मिलके अमोनिया बना देती हैं, ठीक है। ओके, तो पहले आप इसे बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद अब क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा, ठीक है। बैलेंस तो आप करेंगे करेंगे। मैंने आपसे कहा इफ 20 ml ammonia is produced, then how much nitrogen and hydrogen gas is required, ठीक है। अगर आप इसे बैलेंस करेंगे तो बेटा नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 टाइम्स अमोनिया दे रही है। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। आपने कहा 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम अमोनिया दे रहा है, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, हमने, क्योंकि हमें अमोनिया का वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमने इसे 1 वॉल्यूम बना लिया यूनिटरी मेथड से। तो ये हमारा 1 वॉल्यूम अमोनिया के लिए 3/2 वॉल्यूम और हाफ वॉल्यूम नाइट्रोजन चाहिएगी, फाइन। और अब हमने 1 वॉल्यूम को 20 ml ले लिया, तो ये हमारा आ गया हाफ इंटू 20 ml। बिल्कुल सही बात है, ये 10 ml, यहाँ पे 30 ml, ये आपके आंसर आए, तो बिल्कुल सही। तो 4 लॉ हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट लॉ लिखिएगा बेटा, 5th लॉ है एवोगैड्रो लॉ। हाँ जी, ये फ्रेंच नहीं थे, ये इटालियन थे। नाम से ही लग रहा है ना, ये इटालियन थे। हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम था इनका, लोरेंजो रोमानो अमिडियो कार्लो एवोगैड्रो, ऐसे ही प्रोनाउंस होते हैं कुछ वहां पे, कुछ बहुत ज्यादा तो मुझे भी आइडिया नहीं है। बट आजकल जो है वो मूवी वगैरह देख के काफी कुछ पता चल जाता है ना वो किस तरह से करते हैं। ओके, तो ये क्या कहते थे, इन्होंने बड़ा बढ़िया सा लॉ दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरे जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये बहुत यूज में आएगा। तो इन्होंने कहा कि इक्वल वॉल्यूम्स of all gases at the same temperature and pressure, at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। हाँ जी,
ठीक है, तो अगर आपने टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखा, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, ये इस लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो कहता है कि भाई वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर। ये है कहानी। ठीक है, अच्छा, आप में से कितने लोगों ने गैस लॉज पढ़े हुए हैं? बेटा इसमें एक यहां पे एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एक होती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ये कहती है कि अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो n इंटू आर इंटू टी के बराबर होगा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बस इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल नोट कर लीजिए, कहीं पे हो सकता है रिक्वायरमेंट आपको पड़ जाए। P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। N है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब चीजें आगे पढ़नी है हमने। R जो है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये फिक्स होता है, इसकी भी वैल्यू आपको बाद ही में बताएंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, ये फिक्स रहती है, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए। और T जो है आपका वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर केल्विन में। तो ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अब देखिए यहां पे आपने क्या किया, आपने प्रेशर को, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, और ये R क्या है आपका? ये कांस्टेंट है, तो आप क्या कहेंगे? V इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। और अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बताएंगे कि मोल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अभी इतना याद कर लीजिए। तो ये लॉ इस बारे में ऐसा कहता है, और कुछ पॉइंट्स और धीरे धीरे करके ये डेवलप होते चले जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखाते चल रहा हूं। ठीक है, हाँ, अब लिखिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा पहले तो कोई बात नहीं बेटा, मैं पढ़ाऊंगा पूरा, गैसेस स्टेट करके चैप्टर है पूरा। हाँ, एक्चुअल में चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब जो आपने पढ़े थे वो सबको कंबाइन करके ये बनाई गई। चिंता मत करो, चिंता मत करो, अभी बस नोट करो। 1 मोल गैस एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये अपने दिमाग में डालो, आगे तो मैं रटाई दूंगा, कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, 1 मोल गैस एट STP। अब देखिए ये STP क्या होता है? STP आपका होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब जब साइंटिस्ट बैठते हैं ना, वो आपने SI सिस्टम पढ़ा था, तो साइंटिस्ट बैठते हैं, ग्रुप बना दिया जाता है। हाँ, वो सब काम धाम उनके पास कुछ होता नहीं है, 60 70 75 साल के होते हैं सब। ठीक है, तो वो ये चीजें करते रहते हैं, बोले नहीं अब इस स्टैंडर्ड को चेंज कर, नहीं ऑब्वियसली लॉजिक के साथ करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी कर देंगे। ठीक है ना, मेरी आपकी तरह थोड़ी कि कुछ भी कह दिया हाँ ये हो गया, ऐसा नहीं है, वो लॉजिक देते हैं, बट हाँ कुछ स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो टेम्परेचर है वो हम 0 डिग्री C लेंगे, फाइन, और हमारा जो प्रेशर है वो हम कितना लेंगे? 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम कहेंगे STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपको कई बार यूज में आएगी, NTP। ये क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें बड़ी कहानी हो जाती है। स्टैंडर्ड तो ठीक है, आपने बना दिया कि भाई 0 डिग्री C, या आप इसको 273 केल्विन भी कह सकते हैं, है ना? ओके, अब एनटीपी क्या होता है? एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक, अब अगर मैं यहां बैठा हुआ हूं देहरादून में, तो यहां का टेम्परेचर अलग है, आप में से कोई कलकत्ता बैठा हुआ है, कलकत्ता का टेम्परेचर डिफरेंट है,
कोई अंटार्कटिका चला जाएगा तो उसका टेम्परेचर कुछ अलग आएगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई हमारे यहां अगर आप इंडिया में ले लें तो इंडिया में नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सी। जनरली अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो समवेयर अराउंड, जब आप लैब में जाएंगे तो 25 डिग्री सी। ठीक है, या कोई ये कह सकता है सर 20 डिग्री सी, डिपेंड करेगा। मैं फिर से आपसे वही कह रहा हूं। हाँ, ये आपका 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटीएम। तो अब हमेशा एसटीपी लेंगे, ये आज बता दे रहा हूं, आगे कहीं ना भी बताऊं तो याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो लिख लीजिए, इफ एनटीपी कंडीशंस आर नॉट गिवन, take them same as STP। ओके, वैसे एनटीपी अलग होती है, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि एनटीपी मतलब जहां पे नॉर्मल टेम्परेचर, जाड़ों में एक ही जगह आपके ही शहर में बेटा, जाड़ों में जो है वो 19 तक आ जाएगा और गर्मियों में 30 तक चला जाएगा रूम टेम्परेचर। अंदर की बात करो, अब बाहर जाके कर लिया तो 40-45 भी हो सकता है। ठीक है, राजस्थान में चले जाइए, चुरू में तो 50 तक पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया। तो अब अगर आप बात करेंगे 1 मोल गैस एसटीपी पे कितनी होगी, 22.4 लीटर, इतना याद रखिएगा।